हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर पहले कर लिए हैं। कौन से 2 लेक्चर? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस ईयर के सवाल, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक परिचय कह लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, उसको कवर किया था। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी है कि हमें इस यूनिट को कंप्लीट करना है। इस यूनिट का मतलब जो 5A है, जहां पर लिखा गया है मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इस वाली यूनिट को हम लोगों को कंप्लीट करना है। यहां पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश में लोकल गवर्नमेंट। तो ये यूनिट अपने को कंप्लीट करनी है। हम लोगों ने अपने पिछले 2 लेक्चर के अंदर 2 बातों को पढ़ा था जो आपको यूट्यूब पर भी मिले थे। प्रीवियस ईयर के सवालों को पढ़ा था और दूसरा किया था इंट्रोडक्शन को किया था, यानी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इसको किया था। तो आज हम लोग अपने पहले टॉपिक पर आगे बढ़ने वाले हैं, जो है राज्यपाल। राज्यपाल वाला जो टॉपिक है उसे हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला लेक्चर जो रहेगा वहां पर हम लोग राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ेंगे और तीसरे लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो पहले से लेकर वर्तमान तक हैं उनके बारे में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसको करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग राज्यपाल वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने इस बात को समझा था कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो 2 प्रकार की यानी दोहरी होती है। संघ की कार्यपालिका, जहां आप लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। वहीं राज्य की कार्यपालिका के अंदर आप लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमें जो फोकस करना है, किस पर करना है? इस पर, राज्य की कार्यपालिका पर। ये कल डायग्राम मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि बच्चों ये सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहला चरण है। यानी अगर ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया, तैयार कर लिया, तो फिर आपको आगे की चीजें याद करना, समझने में आसानी होगी। तो भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। इस भाग 6 को 6 चैप्टर में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, राज्य की कार्यपालिका। और यहां पर कहां से कहां तक आर्टिकल है? 153 से लेकर 167 तक। यानी जो आपको आज के लेक्चर के अंदर आर्टिकल नजर आएंगे वो यहीं से नजर आएंगे। भाग 6 चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल 153 से 167 तक। राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आता है? कई बार सवाल आ जाता है कि राज्य की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है या शामिल नहीं है। राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर को पढ़ा जाएगा, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, मंत्री परिषद को पढ़ेंगे और महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर 4 पदों को पढ़ा जाता है: गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इससे, राज्यपाल। तो कुछ इस तरीके से समझिए, यानी हम लोग भाग 6 चैप्टर नंबर 2 राज्य की कार्यपालिका, यहां पर आर्टिकल 153 से 167, इसमें पहला राज्यपाल, फिर मंत्री परिषद, उसके बाद महाधिवक्ता और उसके बाद सरकारी कार्य का संचालन। तो ये वाला हिस्सा आप लोगों को राज्य की कार्यपालिका में पढ़ना है। ठीक है। तो मैंने कल बोला था कि इतना पता होना चाहिए कि भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 6 को कितने चैप्टर में बांटा गया है? 6 चैप्टर में बांटा गया है। और हमें अगर राज्य की कार्यपालिका पढ़नी है तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है? चैप्टर नंबर 2 पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आर्टिकल 153 से 167 तक दिया गया है, जहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद, महाधिवक्ता और सरकारी कार्य का संचालन अपने को कवर करना है। ठीक है। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कोई बच्चा था, शायद उसका नाम मीनाक्षी था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, आप कह रहे हैं कि सर
जो भी आप पढ़ाएंगे वो एग्जाम में जरूर आएगा। इस बात की गारंटी क्या है? देखो बच्चों, गारंटी तो आजकल किसी भी चीज की नहीं है। 100% गारंटी कभी भी नहीं होती। अगर कोई कहता है कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूं तो वो झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में 10 सवाल आए तो आपको 9 सवाल तो कम से कम नोट्स में से नजर आएंगे, या जो लेक्चर आप लोग ले रहे हैं उसमें से नजर आएंगे। और जहां तक बात है कि 9 आएंगे कि नहीं आएंगे, आप पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। अगर आए हो तब भी मैसेज कीजिएगा, ना आए हो तब भी मैसेज कीजिएगा। अगर नहीं आए, ठीक है, तो मेंस का कोर्स मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। चलिए, अपने को राज्यपाल में क्या क्या पढ़ना है? अपने को राज्यपाल के अंदर कुल मिलाकर 7 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है सामान्य परिचय, उसके बाद नियुक्ति को पढ़ना है, पदावधि को पढ़ना है, उसकी योग्यता क्या होती है राज्यपाल बनने की, शर्तें क्या हैं, राज्यपाल की शपथ के बारे में, राज्यपाल की पद रिक्ति और राज्यपाल की शक्तियां। यानी ये जो 8 टॉपिक है ये हमें राज्यपाल के अंदर कवर करने हैं। और जो आपका 9 टॉपिक होगा मैं उसे इस तरीके से बना देता हूं। जो आपका 9th नंबर का टॉपिक होगा वहां पर आप लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 9 टॉपिक के माध्यम से अपने राज्यपाल वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय। अमूमन ज्यादातर सवाल सीधे मध्य प्रदेश के राज्यपाल से पूछे जा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने केवल एमपी के गवर्नर पढ़े और एग्जाम में राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान या इस प्रकार का कोई सवाल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अपन रिस्क नहीं ले सकते। देखो, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तब भी अपन रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट है तब भी अपन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि प्री ना निकलने का मतलब है 1 साल का इंतजार। और वो हर परिवार उस 1 साल के इंतजार को सह नहीं सकता, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक सब सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही अपने को तैयारी करनी है। देखो, बहुत जरूरी होता है कि अपन पूरी शिद्दत से तैयारी करें। और ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम कट ऑफ 73 गई थी, 76 गई थी, तो उसी के आसपास जाएगी, ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप ये सोचकर नहीं जा सकते कि 70-75। आपको अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देने का मतलब है कि 80 के आसपास सोचकर ही एग्जाम में उतरना है। और मैं जो टॉपिक कवर करवाऊंगा मैं उसी उद्देश्य से करवाऊंगा कि 10 सवाल आएंगे तो 9 सवाल आपसे बनेंगे। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय। सबसे पहले जो राज्यपाल का कार्यालय है, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, यह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो 2 चीजें हैं, फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन आप लोगों को याद करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का पद या राज्यपाल का कार्यालय वो हमने कहां से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार करती है। तो ये वाला प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि भारत के अंदर एक ऐसी संघीय व्यवस्था पाई जाती है जो सशक्त केंद्र को बल देती है। यानी सशक्त केंद्र का मतलब कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा तो गया है कि ये आपकी शक्तियां हैं, ये हमारी शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का जो पलड़ा है वो केंद्र की ओर झुका हुआ नजर आता है। यानी राज्यों की तुलना में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। और इसलिए राज्यपाल, जो कि राज्य के अंतर्गत मुखिया होता है, बेशक औपचारिक होता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सशक्त केंद्र, मैं यहां लिख देता हूं, सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से है, तो कनाडा से है।
और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होना, यह इसी ओर इशारा करता है कि राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार शक्तिशाली है। तो सशक्त केंद्र का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और जहां जहां राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार का पलड़ा भारी होता है उसी को कहते हैं सशक्त केंद्र। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होना यह सेंटर को मजबूत बनाता है, पावरफुल बनाता है। ठीक है, ये दो बातें फैक्चुअल हैं लेकिन समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो राज्यपाल है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग है। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं। देखो कल का लेक्चर बहुत जरूरी था। राज्य की विधायिका को कहते हैं राज्य विधानमंडल। देखो राइटिंग हो सकता है कि मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन भाव को समझो, क्योंकि सब कुछ भाव ही है। क्योंकि आजकल शब्दों पर, इन चीजों पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया जाता। मेन होता भाव, कि जो भाव निकल रहा है वो मेन है। कई बार मान लीजिए कि दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हैं, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आंखों आंखों से जो भाव छलक जाते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक, तो राज्य की विधायिका को कहते हैं राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक को कहते हैं विधानसभा और एक को कहते हैं विधान परिषद। कल बताया था बच्चों, ठीक है। और इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? दो सदन वाली को द्विसदनीय विधायिका। यह भी कल बताया था, द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कल बताया था ना बच्चों। और राज्यों में दो सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई। कल मैंने इस बात पर बल दिया था और आपको कहा था कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि एक राज्य में कानून तभी बनता है जब उस राज्य की विधानमंडल उस बिल को पास कर देती है और राज्यपाल उसे स्वीकृति दे देता है। यानी आप इसे इस तरीके से समझिए कि मध्य प्रदेश में तो केवल विधानसभा है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा, एक विधेयक लाया जाएगा। जब विधानसभा उस बिल को पास करेगी तो वो कहां जाएगा? एक मिनट, तो वो जाएगा गवर्नर के पास। और जब गवर्नर उसे स्वीकृति देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अगर राज्यपाल स्वीकृति नहीं देगा तो वो कानून नहीं बन पाएगा। जिन राज्यों में दो सदन होते हैं वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास करना होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। तो ध्यान में रखना है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, विधानसभा का नहीं, विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा इस चीज को ध्यान में रखना है, एक बार इसको साफ कर देता हूं। तुम्हारे चलिए तो ये समझ में आया। अब यहां पर लिखा है दोहरी भूमिका, ड्यूअल रोल। राज्यपाल की भूमिका कैसी होती है? दोहरी होती है। दोहरी का मतलब दो भूमिकाएं होती हैं। वह राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे याद नहीं आ रहा कि स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा गया था, शायद बिहार में पूछा गया था, बिहार पीएससी के अंदर। और वहां कहा गया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है, टिप्पणी करे। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है? बिल्कुल होता है।
इस सवाल को अगर मान लीजिए कि 5 मार्कर में 100 शब्दों से लेकर 200 शब्दों में लिखना हो तो कोई टफ नहीं है, आसान ही है। राज्यपाल की भूमिका हमेशा दोहरी होती है। पहला, वह राज्य का औपचारिक प्रधान है, एक राज्य का मुखिया है, बेशक औपचारिक मुखिया है, क्योंकि प्रत्येक राज्य के अंदर जो कानून बनते हैं वो राज्यपाल की स्वीकृति से बनते हैं। राज्य में जो भी काम किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। हाँ, व्यवहारिकता में वो सरकार करती है, लेकिन राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यानी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, केंद्र सरकार को है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने से लगाया जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर यह साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, यानी उसकी भूमिका कैसी है, दोहरी भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसे अपने कहते हैं मूल संविधान। इंग्लिश में अपन कहेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको बुनियादी संरचना, मूल संरचना नहीं बोलेंगे। मूल संविधान का मतलब 26 जन 1950 को जो हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसकी बात है। तो मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट देयर वुड बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूर होगा। लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से एक परंतु जोड़ दिया, यानी एक एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ दिया, और उसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक राज्य एक राज्यपाल। लेकिन आगे चलकर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो होगा ही, हो सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है, केंद्र सरकार को लगता है कि एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाना है तो बना सकती है, 2 से ज्यादा का भी बना सकती है। अमूमन एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन यह भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए तो कैसे काम होता है, उसका वेतन कैसे होता है, क्या उसे अलग अलग राज्य का अलग अलग वेतन मिलेगा। मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल, उनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल भी बना दिया जाए, तो क्या वो एमपी के राज्यपाल की सैलरी अलग उठाएंगे और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की सैलरी अलग उठाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति यह तय करेगा कि उसे औसतन कितना वेतन मिलेगा। हाँ, लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है, और कौन सा अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। ये पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल के टॉपिक को अपन ने 9 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। ऐसा नहीं करना कि बस पढ़े जा रहे हैं। दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप किसी टॉपिक को करेंगे तो 360 डिग्री से करेंगे, यानी उसका दायां बायां लेफ्ट राइट सब पता होना चाहिए। तब जाकर एग्जाम में सटीकता आएगी, तब जाकर एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा प्री निकलेगा, हमारा मेंस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सामान्य परिचय ही पढ़ रहे हैं। सामान्य परिचय में क्या पढ़ा, 2 फैक्ट पढ़े। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, दोहरी भूमिका है। मूल संविधान में क्या था, 7th अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ। आगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका उपयोग राज्यपाल संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक सवाल लिख रहा हूं, उसका उत्तर देने की कोशिश करो। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, ऑप्शन में है गवर्नर, दूसरा चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 3
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 4 मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल आया है, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होती है? तो क्या है आंसर? राज्यपाल में निहित होती है। ध्यान रखना है, देखो प्री जैसे पेपर के अंदर आप कभी भी प्रैक्टिकल होकर आंसर नहीं देंगे। ध्यान रखना है कि प्री के अंदर चाहे यूपीएससी का प्री हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का प्री हो, कोई वनडे एग्जाम हो, आप कभी भी प्रैक्टिकल होकर आंसर को टिक नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि राज्य का माई बाप कौन होता है, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? तो क्या आंसर आएगा? राज्यपाल के पास होती है। दूसरा सवाल कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग कैसे करता है या किसकी सिफारिश पर करता है? मान लीजिए कि सवाल आता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वह इसका उपयोग कैसे करेगा? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, या फिर स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। गवर्नर उस पावर को कैसे यूज करता है? खुद या अपने सबॉर्डिनेट, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और बिहार पीएससी में एक ऐसा सवाल शायद 2018 के प्री में पूछा गया था, ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा सामान्य परिचय। अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, ठीक, और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी जो स्टैंप लगती है उसके माध्यम से करेगा। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या अपनी इच्छा से करता है? नहीं, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो प्रैक्टिकल तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है राष्ट्रपति के माध्यम से, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। यह प्रावधान कहां से लिया गया था? कनाडा के संविधान से लिया गया था। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पदावधि यानी टेन्योर। अच्छा, आर्टिकल ध्यान रखो, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 155। याद रखना है इसको, 155 राज्यपाल की अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता है। अगला है 156। तो पहला कौन सा था? अपॉइंटमेंट, याद रखना है। कौन सा आर्टिकल था? 155। उसके बाद आता है 156। यहां पर क्या है? टेन्योर, कार्यकाल। देखो पहले कार्यकाल का आर्टिकल तो कभी आ ही नहीं सकता, पहले नियुक्ति होगी भाई साहब की, फिर ही तो उसके कार्यकाल पर बात होगी। तो पहले अपॉइंटमेंट 155 और उसके बाद 156 में टेन्योर। अब टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? अब यहां पर देखिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी राज्यपाल का क्या कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता? जैसे अगर अपन कहें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, कैसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट होगी, जिस दिन वो शपथ को ग्रहण करेगा, उस शपथ को ग्रहण करने से 5 साल उसका कार्यकाल है। तो फिर ये क्यों लिखा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब है कि बेशक उसका कार्यकाल 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है। हटा सकता है, मैंने ये तो नहीं बोला कि हटाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो उत्तर क्या आएगा? शपथ ग्रहण करने से 5 साल, यानी जिस दिन उसकी नियुक्ति होगी उसके 5 साल के अंदर। हाँ, उससे पहले हटाया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा, और राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, जो केंद्र सरकार चाहती, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर नियुक्ति हुई है, केंद्र सरकार के कहने पर ही हटाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में राज्यपाल का जो ऑफिस है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। कि जैसे सिविल सेवा के अंदर अपन किसी को अपॉइंट करते हैं, डीएसपी, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर के पदों पर, कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। अच्छा, ये संवैधानिक का थोड़ा ध्यान रखना। संवैधानिक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है। द सुप्रीम कोर्ट सेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट not an employment under the central government, it is an independent constitutional office and it is not subordinate to the central government। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जब भी केंद्र में सरकार बदलती है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है और जिन जिन राज्यों में ऑपोजिशन की सरकार होती है तो वहां के गवर्नर को हटा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो हटा दिया जाता है। तो ऐसे मामले के अंदर बार बार जब ऐसा होता है तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गवर्नर का जो पद है, जो गवर्नर का ऑफिस है, वो कोई इंप्लॉयमेंट कोई है कि केंद्र सरकार का रोजगार है, वह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं है कि केंद्र सरकार उसे एक अपने इंप्लॉय की तरह ट्रीट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि होता है। ध्यान में रखना है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि। पद ग्रहण करने का मतलब क्या है? पद ग्रहण करने का मतलब क्या नियुक्ति है? नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी। पद ग्रहण तब से माना जाता है कि जब राज्यपाल अपने पद की शपथ लेता है, और जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से पद ग्रहण माना जाता है। तो उसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल होता है। और त्याग पत्र किसे देगा? रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक नया राज्यपाल अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल। लेकिन मान लीजिए कि 5 साल हो गए, किसी नए राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया गया, तब ऐसी परिस्थिति में जो पुराना राज्यपाल है वो अपने पद को खाली नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। वो अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक नया राज्यपाल पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो एक स्टेटमेंट दिया गया ताकि राज्यपाल का जो पद है वो कभी खाली ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो अपन ने पढ़ लिया, नियुक्ति पढ़ ली, कार्यकाल पढ़ लिया। अब है 157 जो बताता है योग्यता, अर्हता, क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कि मैं कहूं कि मुझे राज्यपाल बनना है, मैं चाहता हूं कि मैं एमपी में गवर्नर बनूं, तो क्या मैं बन सकता हूं? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो मेरी इच्छा है कि मैं राज्यपाल बनना चाहता हूं, तो क्या मैं राज्यपाल बन सकता हूं? तो मेरी इच्छा हुई राज्यपाल बनने की, तो किसी ने कहा कि संविधान में उसकी योग्यता देखो। तो मैंने बोला कि संविधान कहां मिलेगा? उसने बोला कि संविधान गूगल पर भी मिल जाएगा डायरेक्ट के रूप में, नहीं तो मार्केट से ले लो। तो मैंने मार्केट से किताब खरीदी और मैंने कहा कि कहां देखूं कि राज्यपाल बनने की क्या योग्यता है। तो मैं पहुंचा आर्टिकल 157। मैंने कौन सा भाग खोला होगा? भाग 6 खोला होगा। चैप्टर कौन सा खोला होगा? चैप्टर नंबर 2 खोला होगा। और वहां पर मैंने कौन सा आर्टिकल देखा? 157 देखा। तो वहां लिखा था कि भारत का नागरिक हो। मैं खुश हो गया, यार मैं तो भारत का नागरिक तो हूं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो मेरे ध्यान में आया यार कि मैं 35 वर्ष की आयु तो मेरी हो चुकी है, हालांकि मैं लगता कम आयु का हूं, लेकिन मैं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। ठीक है, तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई है, भारत का नागरिक हूं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, दोनों योग्यताएं रखता हूं, तो क्या मैं अब राज्यपाल बन सकता हूं? ऐसा नहीं है। देखो, ये तो एक सामान्य योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति किसको करनी है? केंद्र सरकार को करनी है। केंद्र सरकार को करनी है तो केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसको नियुक्त करेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि चुनाव होंगे या कोई एडवर्टाइजमेंट निकलेगा कि भाई मैं भर दूंगा कि भारत का नागरिक हूं 35 वर्ष की, या चुनाव होंगे तो मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा। नियुक्ति केंद्र सरकार को करनी है, और जो भी केंद्र सरकार के नजदीकी होते हैं उन्हें केंद्र सरकार राज्यपाल बनाते हैं।
सामान्य सी योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु। कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई, भाई बीए किया हो, एमए किया हो, पीएचडी किया हो, कुछ भी नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, सीधा ये दो। एक आयोग बना था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन पर, केंद्र राज्य संबंधों पर अब तक दो आयोग बने हैं। एक बना था सरकारिया आयोग और ये बना था शायद 1983 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, और एक बना था पुंछी आयोग। ठीक है, पुंछी आयोग ये बना था, देखो तारीख वारी गलत हो सकती है लेकिन शायद 2003 या 5 होगा, जो भी होगा। तो केंद्र राज्य संबंधों पर दो आयोग बने हैं, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग। और उसमें जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा और यह सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। यानी राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि वो मेरी पार्टी का है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार यानी जिस राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में है, मान ली भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो जिसकी सरकार केंद्र में है, अगर वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को नियुक्त कर रही है तो दिक्कत है ना। तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो अनिवार्य हो, ऐसा नहीं कि खाली पड़ा है पद, और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दो परंपराएं बताई, बाहरी होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं एमपी का गवर्नर बनना चाहता हूं तो मैं एमपी का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उससे मेरा कोई संबंध ना हो, इसलिए कहा जाता है कि वह दूसरे राज्य को। मैं तो हरियाणा का हूं तो मैं तो एमपी का राज्यपाल बन सकता हूं, और मैंने आर्टिकल 157 में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और दूसरा क्या कहा, राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। यानी अगर मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किससे परामर्श करे? उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर कर करे। यह क्या है? परंपरा है। यह संविधान में नहीं लिखा, यह परंपरा है, ट्रेडिशन है। इसको फॉलो किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। सामान्यतः यह कोशिश की जाती है कि उस राज्य का नाम, लेकिन राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श सामान्यतः करता नहीं है। मध्य प्रदेश के एक राज्यपाल, अब तक मध्य प्रदेश में जितने भी राज्यपाल बने उसमें केवल एक राज्यपाल ही हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। बाकी मध्य प्रदेश में जितने भी राज्यपाल रहे वो सब किसी ना किसी अन्य राज्य के निवासी थे, इसलिए वो बने। अब वो एक राज्यपाल कौन थे, यानी ये एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, तो अपन उसको पढ़ेंगे एमपी के गवर्नर में। तो ध्यान में रखिएगा, ये परंपराएं हैं और सरकारी आयोग ने ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सामान्य परिचय पढ़ लिया, ठीक है। सामान्य परिचय के बाद अपन ने नियुक्ति को पढ़ लिया, नियुक्ति के बाद अपन ने कार्यकाल पढ़ लिया, कार्यकाल के बाद अपन ने योग्यताएं पढ़ ली, क्वालिफिकेशन पढ़ लिया। अब आते हैं राष्ट्रपति की शर्तें। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तो उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, शर्तें, राज्यपाल की शर्तें, आर्टिकल 158, 3 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं, 155, 156, 157। 155 में क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। 156 में क्या था? राज्यपाल का कार्यकाल, टेन्योर। 157 अभी हमने पढ़ा, राज्यपाल की क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये 3 आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, 155, 156, 157। चल,
अब आते हैं 158 राज्यपाल की शर्तें। इसमें क्या कहा गया है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो राज्यपाल नियुक्त होने पर उस सदन की सदस्यता रिक्त हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा से सांसद है, या विधानमंडल का कोई मेंबर है, विधायक है, क्या वो राज्यपाल बन सकता है? बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन वो राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करेगा तो वो जो सांसद या विधायक की सदस्यता है उसको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राज्यपाल भी बना रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना रहे। बनाया जा सकता है, लेकिन वो सदस्यता खाली करनी पड़े। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं डेप्यूटी कलेक्टर भी बना रहा हूं और कलेक्टर भी बना रहा हूं। या मान लीजिए कि आपने 2020 का इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया डीएसपी के पद पर, और उसके बाद 2019 के इंटरव्यू भी होने हैं, वो भी हो गया, और वहां आपका सिलेक्शन हो गया डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर, और आप कहें कि सर मैं तो डीएसपी भी बना रहना चाहता हूं और डेप्यूटी कलेक्टर भी। ऐसा कोई होता है? देखो, एक ही पद रहेगा। अब चाहे आप डीएसपी रहें चाहे आप डेप्यूटी कलेक्टर रहें, जो भी आप ज्वाइन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या है? ये बड़ा चर्चा में रहता है, हमेशा करंट अफेयर में टॉपिक रहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, लाभ का पद क्या है। दिल्ली के मामले में, संसदीय सचिव के मामले में चर्चा में रहा। देखो, लाभ के पद को ना तो संविधान में और ना ही किसी लॉ में डिफाइन किया गया। हाँ, बेशक ये जरूर बताया गया कि क्या लाभ का पद नहीं माना जाएगा, 2-3 बातें बताई गई हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा, लाभ के पद को ना तो संविधान में और ना ही किसी कानून में परिभाषित किया गया है। जब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाभ के पद को डिफाइन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट लॉ बनाकर लाभ के पद को डिफाइन कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ने अब तक लॉ नहीं बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई, ना ही कानून में ना ही संविधान में। हालांकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल और ये सब लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, लेकिन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया। राज्यपाल को संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो दूसरी अनुसूची में दिए गए। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। 9th 10th 11th 12th बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संशोधन के द्वारा, 10वीं जोड़ी गई 52वें के द्वारा, 11वीं जोड़ी गई 73वें संशोधन के द्वारा, 12वीं जोड़ी गई 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। पहली अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची बताती है वेतन भत्तों के बारे में। तीसरी बताती है शपथ के बारे में। चौथी बताती है राज्यसभा की सीटों के बारे में। 5वीं बताती है शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र। 6ठी बताती है जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं बताती है अपनी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी मैं अगर इसको कहूं डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। 8वीं बताती है भाषा के बारे में। ठीक है। इसमें जो दूसरी अनुसूची है इसमें राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, और राज्यपाल को कितने वेतन भत्ते मिलेंगे ये कौन तय करेगा? संसद। कैसे? कानून बनाकर विधि द्वारा तय करेगी कि एक राज्य के राज्यपाल को कितना वेतन, कितने भत्ते, कितने विशेष अधिकार मिलेंगे, संसद तय करेगी। और उस बात का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया। लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कि एक ही राज्यपाल है, ठीक है, एक ही राज्यपाल है, अब इस राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए, अब इसको कितना वेतन भत्ते मिलेंगे तो ये कौन तय करेगा? ये प्रेसिडेंट तय करेगा। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा तब राष्ट्रपति तय करता है कि उसको कितने वेतन भत्ते
मिलेंगे औसतन। यह बात यहां लिखी गई है। जहां एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उपलब्धियां भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे, उस अनुपात में जो राष्ट्रपति तय करे। Where the same person is appointed as the governor of the two or more states, the emoluments and the allowances shall be provided by the state together according to the standard fixed by the president in that proportion। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे बनाया गया एमपी का राज्यपाल और मेरा वेतन है मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने मुझसे कहा कि भाई ये काम कर दो, मैंने बोला कि नहीं करूंगा। मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करो, मैंने बोला नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं करोगे तो पैसा जो तुमको सैलरी मिल रही है वो कम कर देंगे। तो फिर मैंने बोला कि कर दो, क्योंकि मैंने संविधान पढ़ा था। तो मैंने फोन पे ही बोल दिया कि संविधान के आर्टिकल को पढ़ो जरा। कौन सा आर्टिकल? 158। और उस आर्टिकल 158 में लिखा है, ये मैंने बताया था ना अभी, 158 में लिखा है कि मेरे वेतन भत्ते जब तक मेरा कार्यकाल है कम नहीं किए जाएंगे। हाँ, मैं हट जाऊंगा, आप नए वाले के कम कर सकते हैं, लेकिन जब मेरी नियुक्ति हुई, जिस दिन मैंने पद को ग्रहण किया, उस समय जो मुझे वादा किया गया था कि तुमको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने अलाउंसेस मिलेंगे, वो तुम कम नहीं कर सकते। मैंने कहा करना है तो कर दो भैया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 158 में कहा गया। कौन तय करता है? संसद तय करती है। कैसे तय करती है? कानून बनाकर। किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। ये सब बता दिया मैंने। अब तीसरी बात क्या बोली मैंने कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए तब राष्ट्रपति तय करता है। अब आते हैं शपथ। शपथ, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 साल। नियुक्ति से 5 साल या पद ग्रहण करने से 5 साल? तो पद ग्रहण करने से 5 साल। और पद ग्रहण करने का मतलब क्या? पद ग्रहण करने का मतलब कि जब राज्यपाल अपने पद की शपथ लेता है उस दिन उसका पद ग्रहण माना जाता है। और राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 159 में है। अब दोबारा से आ जाओ। सबसे पहले आर्टिकल याद रखना था 155, फिर 156, फिर 157, 158 देख लेना, जरूरी नहीं है। 159, 155 में 155 में क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति, ए लिख देता हूं, अपॉइंटमेंट। 156 में क्या था? राज्यपाल का कार्यकाल, टी लिख दिया, टेन्योर। 157 में क्या था? क्वालिफिकेशन। 158 में क्या था? शर्तें। और 159 में क्या है? शपथ। ठीक है, याद रहेगा, रखना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि थाली में सजा सजाए मिलेगा कुछ। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मैं नोट्स दे सकता हूं, इतनी ही मेरी हिम्मत है। पढ़ना आपको है, याद आपको करना है। ठीक है, मैं हाँ लेकिन इतना करवाऊंगा कि एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। तो अपन आते हैं 159। देखो, एक चीज और समझो, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, हटाता कौन है? प्रेसिडेंट हटाता है। इस्तीफा, रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, रिमूवल राष्ट्रपति करेगा, और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, लेकिन शपथ, प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, यानी जो भी राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, चाहे वो राज्यपाल हो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का कोई जज हो,
या मान लीजिए कि राज्यपाल की मृत्यु होने पर किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार देकर उसका राज्यपाल बनाया गया हो, कोई भी जो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा या राज्यपाल के कार्यों को निर्वहन करेगा, जब भी ऐसा होगा, अब मान लीजिए कि कोई छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को अपन ने एमपी के का एक एडिशनल चार्ज दे दिया, अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया, तो अगर बनेगा ना तो उसको पहले शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई उसने छत्तीसगढ़ का राज्यपाल था तो वहां शपथ ली तो चल जाएगा। जो भी राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा या राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेगा, कार्यों को करेगा, उसे शपथ लेनी है। अपना पद को ग्रहण करने से पहले राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के सीनियर जज के सामने शपथ लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एक मिनट, इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा वो दिलाएगा। अगर कोई एडिशनल कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा तब भी दिलाएगा। मान लेते हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, एमपी के गवर्नर, उनकी तबीयत खराब होगी, ठीक है, तबीयत खराब होगी, वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो एमपी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल, एक्टिंग गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा अब तक एमपी हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों ने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है, ये आप जानते हैं। तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो अनुपस्थित है। अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ने एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया। तो अब ये क्या करेगा? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो गया है? खाली हो गया है। तो एमपी हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे एमपी हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देंगे, क्योंकि वो तो यहां आ गया। अब वहां पर जो बाकी एमपी हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है उनमें जो सीनियर होगा उसको अपन एमपी हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। अब ये क्या करने वाला है? ये जो पहले हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था जिसको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया, ये क्या करने वाला है? एमपी के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला है। तो इसको शपथ लेनी पड़ेगी। कौन दिलवाएगा? वो बंदा दिलवाएगा जो एक्टिंग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल का पद ग्रहण करता है, चाहे वो परमानेंट करे चाहे वो टेम्परेरी करे, शपथ तो लेनी पड़ेगी भाई। और शपथ कौन दिलाएगा? उस समय जो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो जो भी हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है तो वो दिलाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो बंदा नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है तो वो दिलाएगा। ये ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं पद रिक्ति, वैकेंसी। वही जो मैं बातें समझा रहा था वो यहां है। इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति आकस्मिकता में, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान कर सकता है, आर्टिकल 160। यानी वे बातें, वे प्रावधान या वे आकस्मिकताएं, कंटीजेंसीज, जिनका संदर्भ राज्यपाल से है लेकिन संविधान में उन बातों का उल्लेख नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रपति नियम बनाएगा संविधान के तहत। यानी अगर मान लीजिए कि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो कौन संभालेगा? राज्यपाल बीमार हो जाए, अनुपस्थित हो जाए तो कौन संभालेगा? राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे दे तो कौन संभालेगा राज्यपाल का काम? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है,
लेकिन आर्टिकल 160 राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी देता है कि राज्यपाल के संदर्भ में जब भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कौन सी परिस्थिति? पद रिक्त हो गया है। रिक्त कैसे हुआ? क्या वो अनुपस्थित है, उसकी मृत्यु हो गई, उसने इस्तीफा दे दिया, उसको हटा दिया, बीमार है, यानी पद खाली है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में राष्ट्रपति तय करता है कि क्या करना है। जैसे वर्तमान राज्यपाल के आकस्मिक निधन के दौरान, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के किसी राज्यपाल का आकस्मिक निधन हो जाए। अभी तक मध्य प्रदेश के 2 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक, एमपी के गवर्नर में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि वर्तमान राज्यपाल की आकस्मिक निधन हो जाए, तब राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकता है। कौन सौंपेगा? राष्ट्रपति। क्या यह संविधान में लिखा है? नहीं लिखा। तो कैसे? आर्टिकल 160 के तहत राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी दी गई। देखिए, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि गवर्नर का पद या तो एक रिक्त है, एक तरीका हो सकता है कि अनुपस्थित है। रिक्त कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो पद खाली हो जाएगा। उसको हटा दिया, यानी रिमूवल, हटा दिया। या फिर आप कह लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ये 3 कंडीशन है जब राज्यपाल का पद खाली हो गया, रिक्त हो गया, यानी पद पे कोई है ही नहीं। इस्तीफा दे दिया बंदे ने राष्ट्रपति को, हटा दिया बंदे ने, हटा दिया बंदे को राष्ट्रपति को, या फिर बंदे की मृत्यु हो गई। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? या फिर राज्यपाल तो है, इस्तीफा नहीं दिया, हटाया नहीं दिया, मृत्यु नहीं हुई, राज्यपाल तो है, बीमार है, घूमने गया है, अब्सेंट है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कौन तय करेगा? आर्टिकल 160 के तहत प्रेसिडेंट तय करेगा। सामान्यतः अगर अनुपस्थित होता है तो हाई कोर्ट के, एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना देते हैं। और जब रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ होती है, तब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं बनाते, तो किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को एडिशनल चार्ज दे देते हैं। मध्य प्रदेश में 6 बार ऐसा हुआ। 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल अनुपस्थित थे और अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ने एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया। 3 बार। और 3 बार ऐसा हुआ है जिसमें 2 बार मृत्यु हुई, जिसमें 2 बार मृत्यु हुई और 1 बार हटाया गया, यानी रेजिग्नेशन दे दिया था। 2 बार मृत्यु हुई, 1 बार रेजिग्नेशन हुआ। तब ऐसी परिस्थिति में एडिशनल चार्ज दिया गया पड़ोसी राज्य को। लेकिन ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। आर्टिकल 160 ये कहता है कि राष्ट्रपति तय करेगा। पद रिक्ति होती है, पद खाली होता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है राष्ट्रपति तय करेगा। और राष्ट्रपति ही तय करता है कि रिक्ति में क्या करना है, अनुपस्थिति में क्या करना है। सामान्यतः अब्सेंट की कंडीशन के अंदर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बनाते हैं। रिक्त होने का मतलब इस्तीफा देना, हटा देना या फिर मृत्यु हो जाना। तब ऐसी कंडीशन में पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को एडिशनल चार्ज दिया जाता है। तो 3 बार एडिशनल चार्ज मिला है और 3 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा समझो जरा। ठीक है, अपन ने यहां से शुरू किया, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ लिया, नियुक्ति पढ़ ली, पदावधि पढ़ लिया, अर्हता पढ़ ली, शर्तें पढ़ ली, शपथ पढ़ ली, पद रिक्ति भी पढ़ ली, शक्तियां बची हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बचे। ठीक है, और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं,
अपन ने एमपी पॉलिटी का कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर अपन ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आपके क्लास का शेड्यूल है, ये हो चुका है। प्रीवियस ईयर के सवाल हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन का लेक्चर हो चुका है जो आपको यूट्यूब पर मिल चुका है। गवर्नर के 3 लेक्चर होने हैं, पहला लेक्चर अपन ने कर लिया है, 2 लेक्चर बचे हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका था, ये कोर्स है, इसमें क्या विशेषताएं हैं और इस ऐप पर आपको ये कोर्स मिलेगा। कोर्स की फीस 499 रखी गई है, पहले 100 बच्चों के लिए 299 रखी गई है। पहले 3 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर के रूप में रखे थे ताकि आप चीजों को समझें कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब जो चौथा लेक्चर होगा जहां पर अपन गवर्नर की शक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा जहां पर अपन एमपी के गवर्नर को पढ़ेंगे, वो यूट्यूब पर नहीं होगा बल्कि एप्लीकेशन पर होगा। और मैंने फीस बहुत ज्यादा वाजिब रखी है, इतना मान के चलिए कि 300 रुपए अभी फीस है अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं, 100 बच्चों के अंदर आते हैं, नहीं तो 500 रुपए फीस है। इन 500 रुपए की फीस में आप 10 सवालों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। यहां पर मैं एमपी के आयोगों को कंप्लीट भी करूंगा, साथ में यूनिट 5A को भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को खरीद सकते हैं। यानी ये जो लेक्चर हैं ये आपको अब एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इजाजत लेना चाहूंगा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।